सुप्रभात। मैं नीलम गुप्ता। आज हम पढ़ेंगे हिंदी ऐच्छिक का पाठ 8 बारहमासा। बारहमासा मलिक मोहम्मद जासी द्वारा रचित है और मलिक मोहम्मद जासी का जीवन परिचय भी हम जान लेते हैं। ये जायस गांव के रहने वाले थे, जो कि जायस गांव अमेठी के निकट है और इनका जन्म 1492 में हुआ था। इसी कारण उन्हें जायसी कहा गया। वो शरीर से सुंदर नहीं थे, उनके मुख पर चेचक के दाग थे। कहते हैं कि ये एक बार शेरशाह सूरी के दरबार में गए थे तो सुल्तान उनकी कुरूपता पर हंस पड़ा। कवि ने कहा, मुझ पे क्यों हंसते हो, उससे बनाने वाले पर हंसो। शेरशाह लज्जित हुआ और उसने माफ़ी मांगी। जायसी ने अपने काव्य में सैयद अशरफ शेख बुरहान को गुरु के रूप में याद किया है। इनकी जो मृत्यु है 1542 में हुई। इनकी प्रमुख कृतियां हैं पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम और पद्मावत पर इनको काफ़ी ख्याति मिली है। जायसी का जो सूफी काव्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनके पद्मावत में भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है। इस काव्य में सिंघल देश की राजकुमारी पद्मावती और चित्तौड़ के राजा रतन सेन की प्रेम कथा का वर्णन है। इस कथा के वर्णन में कहीं कहीं आध्यात्मिक अर्थ भी आ जाता है। काव्य के अंत में कवि कहता है कि शरीर को आप चित्तौड़ समझो और राजा रतन सेन को मन। सिंघल का अर्थ है हृदय तथा पद्मावती का अर्थ है बुद्धि। तो नागमती गोरखधंधा है तथा राघव जो भी चेतन है वो शैतान है। राजा अलाउद्दीन खिलजी ये आपका माया है, अर्थात शरीर में विद्यमान मन साधना पद से हृदय से स्थित रितंबरा बुद्धि को पाकर इहलोक से परलोक की ओर गमन करके मुक्त करता है। शैतान माया को शरारत से प्रेरित होकर बाधा डालता है, परंतु मन माया से बचकर मोक्ष की ओर गमन करता है। संसार गोरख धंधा है, मतलब प्रलोभन है, और प्रलोभन छोड़ने पर ही बुद्धि प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस काव्य में कड़वक शैली अपनाई गई है। 16 मात्राओं की कुछ अर्धलियों के बाद धत्ता रखने से कड़वक बनता है। यही शैली इसके नायक रतन सेन पर नाथ पंथ का प्रभाव दिखाई देता है। पद्मावत में भारतीय महाकाव्य परंपरा का अधिकतर निर्वाह किया गया है। तो हमारा जो पाठ है बारहमासा जायसी का, और इसमें आपके पाठ्यक्रम में जो हिंदी के ऐच्छिक है कक्षा 12 का, इसमें 4 लिए गए हैं महीने: अगहन, पूस, माह, फागुन। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। पहले इस पाठ का सारांश जान लेते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में जो जायसी की आपकी रचना है पद्मावत, ये बारहमासा का एक पद्मावत के भी बारहमासा का पाठ का अंश दिया गया है। इसमें नायिका नागवती की विरह वेदना का वर्णन है। कवि ने शीत जो अगहन, पूस, माह, फागुन के महीनों में नायिका के माध्यम से आपकी प्रकृति का भी सजीव चित्रण किया है। और नायिका अपनी विरह के जो पहले पद में नायिका अपने भंवरे तथा काक के समक्ष अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए नायक को संदेश भेजती है, जबकि दूसरे पद में विरहिणी नायिका के वर्णन के साथ साथ शीत से उसका शरीर कांप रहा है। वियोग से हृदय कांपने का भी सुंदर चित्रण किया है। चकई और कोकिला से नायिका की विरह की तुलना की गई है। नायिका विरह में शंख के समान हो गई है, जबकि तीसरे पद में माह का महीना है, कपकपाती ठंड है और वर्षा का होना, पवन का बहना भी विरह के ताप को अधिक बढ़ा रहा है। अंतिम पद में फागुन मास में हवा तेज चलती हैं, मौसम आपका वातावरण काफ़ी खुशगवार हो जाता है, सभी फाग खेलते हैं, तो विरह का ताप और गृहिणी को और बढ़ाता है। तो शुरुआत करते हैं। अगहन दिवस घटा निस्वाणी। ठीक है, तो अगहन का दिन घट जाता है, निश रात बढ़ जाती है, बाड़ी माने बढ़ जाती है। दूबर दुख सो जाय किम काड़ी, कठिन दुख वो किस तरह से, किम माने कैसे, काड़ी माने निकाला जाए। ठीक है, तो दुख को, जो कठिन दुख को कैसे निकाला जाए, असहनीय दुख को कैसे निकाला जाए। अब धन दिवस बिरह बराती। अब जो स्त्री है, धनी माने स्त्री, दिवस माने दिन, बिरह बाराती वो
दिन तो जब घट गए हैं, लेकिन जो रातें हैं वो बड़ी हैं, तो विरह में वो रातें कैसे काटे। जरहे बिरह जो दीपक बाती, तो जलती है विरह में जिस प्रकार दीपक जलता है। जो गृहिणी हैं वो विरह में इस तरह से जल रही है जैसे कि दीपक की बाती जलती है। कापा हिया जनावा सियूं, जो हृदय है गृहिणी का वो ठंड में काँप रहा है। तोपे जाए कोई संग पियूं, वो कहती हैं जिस पर अपने पिया का साथ है, प्रिय का साथ है, और उसको इतना ठंड नहीं लगेगी, तो वो कहती हैं अगर मेरे प्रेमी अगर यहाँ पर हों तो मुझे भी ठंड, मेरे समीप हों तो मुझे भी ठंड नहीं लगेगी, मेरी ठंड दूर हो जाएगी। घर घर चीर रचा सबका हो, सबके घर में चीर माने वस्त्र, तो सबके घर में नए नए वस्त्र पहने जा रहे हैं। मोर रूप मेरा रंग रूप ले गया नाहू, मेरा पति ले गया है नाहू माने नाथ या स्वामी या पति, तो मेरा रंग तो मेरे पति ले गया है। पलट न बहुरा गाजो बिछोई, वो लौट कर नहीं आया एक बार, बहुरा माने लौट कर नहीं आया। पलट न बहुरा गाजो बिछोई, एक वो यहाँ से बिछड़ गया, एक बार यहाँ से चला गया, तो वो लौट कर नहीं आया। अबहु फिरे फिरे रंग सोई, अगर अब भी वह फिर लौट कर आ जाए, अब भी उसके पति लौट कर आ जाए तो उसका रंग रूप पहले के समान हो जाएगा। सियर अगन बिरहन ही जा रहा, तो जो इस समय ठंड है, ठंडी है, सियर माने ठंडी, अगन तो ठंड रूपी अग्नि गृहिणी के दिल को जारा माने जला रही है। ठीक है, ठंड रूपी अग्नि गृहिणी के हृदय को जला रही है। सुलग सुलग दग देव है छारा, और वो धीरे धीरे सुलग सुलग कर धीरे धीरे उसको राख बनाती जा रही है। ये दुख दगद न जाने कंतु, दो यहाँ पर बच्चे ये उनके दुख है, जलन, दुख की जलन, दगद माने जलन, न जाने कंतु उनके प्रिय नहीं जानते। जोबन जरम करे बसमंतु, जो उनकी युवा अवस्था, उनके यौवन को पूरी तरह से भस्म करती जा रही है, या उनके जीवन को जो यौवन रूपी जीवन को राख करती जा रही हैं। पिए से कहूँ संदेशरा ए भवरा एकाग, तो गृहिणी नागमती कहती हैं कि जो मेरा संदेश है ए भौरे और काग कौआ, मेरे संदेश को मेरे प्रिय से कहना। सो धन बिरह जर गई, तुम्हारे याद में तुम्हारी पत्नी जलती जा रही है, और तेहिक धुआं हमला, और उसी का धुआं हमें लग रहा है। तो इस जो आपका ये प्रस्तुत पद है ये हमारे अंतरा भाग 2 में संकलित 12 मासा पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता प्रेमाख्यान धारा के कवि हैं मलिक मोहम्मद जासी, उसमें अगेन दिवस का चित्रण किया गया है। विरह बिथा में जलती नागमती भौरे और कोय के माध्यम से अपने पति राजा रतन सेन को संदेश भेजती हैं और कहती हैं कि अगेन का दिन छोटा हो गया है और रात बड़ी हो गई। ऐसे में प्रिय के बिना दूभर रात कैसे बिताई जाए। अब तो इस दिन जो है रात के समान हो गई हैं। मैं दिए की बाती जैसी जल रही हूँ, हृदय में कपकपाती सर्दी है, और वो सर्दी तभी दूर होगी जब मेरे प्रिय मेरे समीप होंगे। घर घर में सबने नए नए कपड़े बनवाए हैं क्योंकि ठंड बढ़ गई है और गर्मी कम हो गई है, लेकिन मेरा जो रंग रूप है वो मेरे पति अपने साथ ले गए हैं। पता नहीं किस अशुभ घड़ी में मेरे प्रिय मुझसे दूर चले गए, और फिर एक बार चले गए तो वापस लौट कर नहीं आए हैं, और अब भी अगर वो लौट कर आएँ तो भी मेरा सौंदर्य है वो पहले की तरह हो जाएगा। वो कहती हैं कि ये विरह रूपी अग्नि मुझे सुलग सुलग कर राख कर रही है, तो मेरे प्रिय मेरे इस जलन से जानते नहीं हैं, इसलिए वे स्वयं नहीं आ रहे हैं, और इस प्रकार विरहाग्नि मेरे यौवन व जन्म को भस्मांत कर रही है। और इस चीज़ को वो नागमती भौरे और काक को संबोधित करते कह रही हैं कि मेरे प्रिय से संदेश करना कि तुम्हारे बिना तुम्हारी पत्नी जलती जा रही है और उसके धुएं से हम काले पड़ते जा रहे हैं। तो इस पद में नायिका भवरे और काक के माध्यम से अपना संदेश भेज रही हैं। अवधि भाषा है, वियोग पक्ष का चित्रण है, और नागमती की जो विरह वेदना है उसका हृदय स्पर्शी चित्रण है।
कवि ने भारतीय ऋतुओं और महीनों की जानकारी है और इसमें संदेश भेजने की पहले प्राचीन पद्धति को अपनाया गया है। अवधी भाषा का स्वाभाविक प्रयोग है। काव्य रचना कड़वक छंद में है जो चौपाई दोहा जैसा ही है। वियोग श्रृंगार इसमें है और काव्यांश में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। घर घर सुलग सुलग फिरे फिरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जो दीपक बाती में उत्प्रेक्षा अलंकार और अंतिम दो पंक्तियों में अतिशयोक्ति अलंकार है। तो बच्चों अब फिर दूसरा पद्यखंड लेते हैं। पूस से जाड़ थर थर तन कांपा। पूस का महीना है, ठंड में सारा शरीर कांप रहा है। सूरज जड़ाए लंक दिश तापा, और सूरज है वो किस तरह जा लग रहा है कि वो लंका की दिशा से अपनी गर्मी ले गया है, यहाँ से गर्मी लेके आए हैं और उसकी जो गर्मी है वो यहाँ से चली गई है दक्षिण की ओर। बिरहे बाढ़ भा दारन सियु, बिरह की अग्नि भयंकर हो गई है। ठीक है, बाढ़ माने आपके जो समय है जो बढ़ना, और दारुण सियु वो भयंकर होती जा रही है सर्दी। सियु माने सर्दी। कप कप मरो लेह हर जीव, और जो ठंड है ऐसी लग रही है कि वो जान ले लेगी। कंत कहाँ हो लागो हियरे, पति तुम कहाँ हो आकर मेरे हृदय को लग जाओ। पंथ अपार सूझ नहीं नीरे, पंथ अपार रास्ते बहुत हैं लेकिन मुझे निकट कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। सौर सुपैती आवे जोड़ी, जो ठंड है पर ठंड में जो रजाई मैंने जो ओढ़ रखी है उसमें भी मुझे ठंड लग रही है। जानो सेज हिवंचल बूढ़ी, जिस प्रकार मेरी जो सेज है वो हिमालय पर्वत के बर्फ़ के समान ठंडी लग रही है। चकई निस बिछड़े दिन मिला, चकई अपने चकवे से रात में बिछड़ने पर दिन में मिल जाती हैं। हाँ नस बासर बिरह कोकिला, लेकिन मेरा विरह मेरा दुख कोकिला के समान है जो कोचती रहती है। ठीक है, जिसके लिए दिन रात कोई मायने नहीं रखते। रेन अकेले साथ नहीं सखी, रात में मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, मेरी कोई सखी सही है। कैसी जीऊँ बिछोई पंखी, उनके किसी के बिना मैं इस दशा में मैं एक पक्षी के समान कैसी जीऊँ। बिरह सचान भवे तंचाड़ा, बिरह रूपी बाज, सचान कहते हैं बच्चे बाज से, तो बिरह रूपी बाज मुझे जीवित खा रहा है। तंचाड़ा, चाड़ा कहते हैं बच्चे आपके जो उसे एक भोजन को, ठीक है, तो शरीर को भोजन समझकर खा रहा है। बिरह रूपी बाज उसे उसके शरीर को भोजन समझ के खा रहा है। जियत खाए मुझे नहीं छोड़ा, जब जीते हुए मुझे खा रहा है तो मरने पर भी मुझे नहीं छोड़ेगा। रक्त ढरा मासू गरा, हाड़ बहे सब संख, धनी बारस होई रर मोई आई समेटो पंख। तो वो कहती हैं कि जो खून है वो आँखों में आंसू बहकर निकल गया है, पसीना बनकर निकल गया है, मांस गल गया है, हड्डियाँ शंख के समान हो गई हैं। धनी सारोस, तो वो कहती हैं कि तुम्हारी पत्नी, ठीक है, तुम्हारी पत्नी सारस के समान है, वो तुम्हारा नाम रट रट कर मर गई है। धनी सारस वही रर मुई, तुम्हारी पत्नी सारस के समान तुम्हारा नाम रट रट कर मर गई। आई समेटो पंख प्रिय, अब तो कुछ ना सही मेरे पंखी आकर समेट लो। तो इसमें शीत के ठंड के कांपने का चित्रण है। नायिका की तुलना शंख से की गई है और पूरे पद में अनुप्रास अलंकार की छटा है। भाषा अवधि है और भाव सौंदर्य शीत और विरह की पीड़ा, तिल तिल कर मरती कांपती नागमती का हृदय स्पर्शी चित्रण है। पूस महीने की सर्दी का कवि ने स्वाभाविक रूप से वर्णन किया है, जिससे उसकी ऋतु ज्ञान का पता चलता है। और अवधि भाषा का स्वाभाविक प्रयोग, भाषा की अभिव्यक्ति समर्थ कड़वक छंद में है, चौपाई दोहा जैसे ही है और वियोग श्रृंगार रस घनीभूत है। ठीक है, कपकपी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जानऊ सेज हिमंचल बूढ़ी उत्प्रेक्षा अलंकार, हो निस बासर बिरह कोकिला और धनि सारस होई रर मोई, यहाँ पर उपमा अलंकार है। विरह सचान में
विरह रूपी बाज, तो रूपक अलंकार। तो इस तरह से आपका दूसरा पद्यखंड, तीसरा पद्यखंड हम शुरुआत करते हैं। लागू महापरय अब पाला, माह का महीना लग गया है और अब पाला पड़ने लगा है। ठीक है, तो विरह काल भयउ जड़ काला, अब विरह का काल अब मृत्यु के समान होने लगा है। ठीक है, तो मृत्यु के समान जो विरह का काल अब होने लगा है। पहल पहल तन रुई जो झाँपे, पहले तो वो रुई से अपना शरीर ढक लेती थी, लेकिन हाल हाल अधिको ये काँपे, लेकिन ठंड की शीत की अधिकता के कारण हृदय बहुत काँप रहा है। आई सूर होई तपरे नाहा, आप सूरज बनकर मुझे गर्मी प्रदान करेंगे। नाहा माने नाथ के लिए, आप मुझे आकर सूरज बनकर गर्मी प्रदान करें। तेही बिन जाड़ न छूटे माह, तुम्हारे बिना माह के महीने का जाड़ा नहीं छूटेगा। यही मास उपजे रस मूलू, इस मास में सभी जो जड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ों में एक रस उत्पन्न पहुँचता है। विरह पवन हुई मारे झोला, लेकिन मुझे विरह रूपी पवन के जो झोंके हैं मुझे झकझोर रहे हैं। नैन चुभही जैसे मावट मेरो, मावट में जिस तरह की बारिश होती है ऐसे ही मेरे आँखों से अपने आंसू टपक रहे हैं। गिए नहीं हार रही है डोरा, लेकिन मेरे गर्दन में आपका सहारा नहीं है। मेरा जो आपके हाथ मेरे गर्दन में हार रूपी होते हैं वो नहीं हैं। टूटे ही बूंद पर ही जैसे ओला, जो आंसू से आँखों से जो आंसू गिरते हैं वो मेरे शरीर पर बाढ़ जैसे चुभते हैं। तेही जल अंग लगा सिर चीरूं, और वो मुझे बाढ़ जैसे मेरे जो शरीर पर लगते हैं तो मुझे बाढ़ जैसे चुभते हैं। तो नैन चुभई जिसमें महावत के जैसे माह के महीने में बारिश होती है, वैसे ही विरणी की आँखों से टपकते हुए आंसू उनके शरीर पर जब गिरते हैं तो उनके शरीर पर वो चुभते हैं ओले के समान। केहिक श्रृंगार पहिर पटोरा, मैं किसके लिए श्रृंगार करूं, किसके लिए नए वस्त्र पहनूं। तू सो भवर मोर जोबन फूलू, तू मेरे जोबन को मैं फूल हूँ तो तू है ना मेरा भौरा है। तो जिस प्रकार जिस गृहिणी अपने इस बारे में कहती हैं कि तू मेरे फूल आपका जो जूस है, फूल का स्वाद है वो भौरा लेता है, वैसे ही मेरे युवावस्था का किसके समान उस मेरे अवस्था को आपकी ज़रूरत है। तुम बिन कंता धन हरी तनु तिन भरवर डाल, तुम्हारे बिना तुम्हारी पत्नी तिनके के समान हो गई है और जो कि कहीं भी जरा से हवा में इधर उधर उड़ सकती है। तेही पर विरह जराई के चहे उड़ावा झोल, उस पर विरह मुझे जलाकर इधर उड़ा देता है। मेरी जो विरह है ना मुझे जलाकर उड़ाना चाहता है। तो इसमें नायिका का वर्णन अवधी भाषा का है और वियोग पक्ष का सुंदर चित्रण, प्रकृति का स्वाभाविक वर्णन। ठीक है, तो नागमती के माघ के महीने की उसमें उसका स्पष्ट वर्णन किया गया है। और अवधी भाषा का प्रयोग कड़वक छंद है, दोहा चौपाई जैसा है, वियोग श्रृंगार है, अनुप्रास अलंकार, हल हल और में प्रयुक्ति प्रकाश अलंकार, विरह काल, विरह पवन, जोबन फूलों में रूपक अलंकार। टूटे ही बूंद परई जसोला, इसमें आपका उपमा अलंकार है और कहीं कहीं आपकी अतिशयोक्ति भी हो गई है। तो अब दूसरी आपका शुरुआत कर देते हैं। फागुन पवन झकोरे बहा, तो ये आपका चौथा अंतरा भाग 2 का 12 मासा पाठ का चौथा आपका पद्यखंड है कि फागुन का महीना आ गया है और पवन के जो हवा के झोंके हैं वो तेज हो गए हैं। चौगुन सीयू जाए किम सहा, 4 गुना शीत सर्दी सही नहीं जाती। तन जस पियर पातवा मोरा, मेरा शरीर, तन माने शरीर, जस माने जैसा, पियर माने पीला, पात माने पत्ता, भामोरा मेरा शरीर पत्ते के समान पीला हो गया है। विरह न रहे पवन हुई झोरा, और जो विरह रूपी जो पवन है वो मुझे झकझोर रहा है। ठीक है, और वो जो शीत है वो भाई आपका जो शीत ठंड पड़ रही है तो वो ठंड में जो जीर्ण शरीर है वो कैसे सुरक्षित रह पाएगा। तरवर झरे झरे वन ढाका, सभी पेड़ों से पत्ते जा चुके हैं,
वन ढाका पलाश के जंगल भी, पलाश के जंगल हैं उन पर से पत्ते गिर चुके हैं, झड़ चुके हैं। भई अनपत फूल फरसाखा, फर माने फूल, तो सारे जो फूल और फल हैं उनमें से सभी में से पत्ते चले गए हैं। करई बनाफत कीने हिलासू, अब सभी वनस्पतियों में उल्लासु माने बनाफति माने वनस्पति और उल्लासु माने उल्लास, तो सभी वनस्पतियों में उल्लास उत्पन्न हो गया है। मोह के भाग जग दून उदासु, लेकिन मेरा जो मन है वो दूना उदास हो गया है। फाग करें सब चाचर जोरी, तो फाग का महीना है, सभी लोग चाचरी राग फाग के महीने में गाया जाता है, तो सभी लोग होली के राग गा रहे हैं और होली के राग गाया जाने वाला राग है चांचर। तो सभी लोग चाचरी जो स्त्री पुरुष सभी मिलकर इस होली को त्यौहार को मनाते हैं। मोह जिए लाई दीनई जसोरी, लेकिन मेरी जो होली है, मुझे तो ये होली जैसे होली जलती है वैसे विरह रूपी अग्नि में मुझे जला रही है। जो पे पिह जरत अस्वभावा, इस पर भी मेरे प्रिय को ये अच्छा लगता है। ठीक है, अगर मेरे प्रिय को यही अच्छा लगता है कि जरत माने विरह की अग्नि में, कि मैं विरह की अग्नि में जलती रहूं, जरत मरत मोए रोस ना आवा, तो जलते हुए मरने पर मुझे क्रोध नहीं आएगा। रात ही दिवस ही है मन मोरे, रात दिन यही मेरे मन में रहता है। लाखों कांत छाड़ जाऊं तेरे, तो वो कहती हैं कि मेरी राख तुम्हारे हृदय तक लग जाए। ठीक है, तो अपने उनके लिए वो मरने के लिए तैयार हैं। रातों देह से मोरे, रात दिन मेरे मन में यही रहता है कि मैं राख बनकर तुम्हारे हृदय से लग जाऊं। ये तन जारो छार के, तो वो यहाँ पर कहती हैं नागमती कि मेरी तो इच्छा है कि विरह में मैं अपने शरीर को जला लूँ। कहो कि पवन उड़ाए, और हवा से कहूँ कि मुझे उड़ा ले। मकुत ही मारग होए, परो कंत जहाँ धरे जहाँ पाओ, और मैं मुक मने मुझे उस हवा भी मुझे उस रास्ते पर ले जाए जहाँ कंत धरे जा पाऊँ, जहाँ मेरे पति अपने चरण रखें। वो अपने पति के चरण स्पर्श करना चाहती हैं और उस रास्ते पर जाना चाहती हैं। तो कवि ने फागुन में नायिका की विरह दशा को बताया है और विरह का एक अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। भाषा अवधि है, श्रृंगार रस का वियोग पक्ष है। फागुन के महीने में नागमती का जो विरहग्नि है वो बढ़ती जा रही है। नागमती अपने प्रिय रतन सेन का सानिध्य पाने के लिए परेशान है। अवधि भाषा का स्वाभाविक प्रयोग वह आपका वही काव्य रचना कड़वक छंद, श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस, अनुपस अलंकार, झरे जने में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और तंजस पियर पातवा मोरा में उपमा अलंकार। विरह न रहे, विरह रूपी पवन, यहाँ पर रूपक अलंकार, और करने वनाफति कीने हुलासों में मानवीकरण अलंकार। ठीक है, तो मोहजिए लाई दिनही जसोरी, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार और काफ़ी कई जगह पर अतिशयोक्ति अलंकार। तो इस तरह से आपका ये जो भी हिंदी ऐच्छिक का ये पाठ्यक्रम तुलसीदास के पद